हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम देख रहे हैं हमारे अतीत। और बच्चों, आज हम इस चैप्टर के अंदर खुशहाल गांव बाप का समृद्ध नगर जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर इसको पढ़ रहे थे। एक लेक्चर हमारा हो चुका था, आज हम दूसरे लेक्चर की बात करेंगे। क्लियर है? तो आज अगर कोई आपका डाउट बनता है, कोई आपका प्रश्न है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई थी कल के लेक्चर में, तो बच्चों आज मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? किसी भी स्कूल से आए कोई भी बच्चा। चलिए, अगर कोई आपकी क्वेरी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये हमारा चैप्टर था और इसी को हम लोग इसी को पढ़कर हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा और बहुत अच्छे से बात की। आगे देखिए, फिर हम इसको देखते हुए बात कर रहे थे। अब देखिए, हमको कहाँ से पढ़ना है। अब हमको यहाँ से जो है अपने लेक्चर को प्रारंभ, याद है इतना सभी बच्चों को? प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोत से पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगल से जीवन जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उत्कीर्ण थे। इन मूर्तियों को ऐसे इमारतों की रोलिंग खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाए जाते थे जहां लोग आते थे। क्लियर है? ये कह रहा है कि अगर आप मूर्ति कला को देखेंगे तो आपको मूर्ति कला का जो आपका नया तौर तरीका है वो आपको दिखाई देगा और आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि इस मूर्ति कला के तौर तरीके किस तरह से प्रवेश द्वार पर आपके सजाए जा रहे हैं। दिल्ली का माया वायाकुल हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से कैसे भिन्न है? अब देखिए, यहाँ आपके दिल्ली में जल निकासी की व्यवस्था निकली है और ये कह रहे हैं कि हड़प्पा से कैसे भिन्न है। तो हड़प्पा में हमने देखा था कि आपकी सीढ़ीदार आपकी चीजें थी, जहां से पानी का जो आपका जल का प्रवेश था, जहां से जल को एकत्र किया जाता। ठीक, अब देखिए इधर लिखा हुआ है नीचे, सांची की मूर्ति कला। यह है मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहरों के जीवन को का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या ईंट से बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? इसे लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। देखिए, जो शहर के जीवन का क्रियाकलाप है ये आपको दिखाया गया है, आप इसको देखिए और इसमें इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि शहर का रीजन क्या है। ठीक है, देख रहे हैं इसको। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी, जैसे कि तुमने पढ़ा है, इसमें कुछ शहर पर कोटे से घिरे थे, जैसा कि तुम ऊपर दिए गए चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में बाए कुल मिले हैं। बलकुल यानी कि घुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग होते थे। प्राय बलयुक्त कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी एवं कच्ची मिट्टी या छप्पर से बने होने के कारण ज्यादा समय तक आपका नहीं टिपका है। जो भी आपके घर बने थे या तो मिट्टी के थे या फिर कच्ची मिट्टी, लकड़ी के, इन सब चीजों के बने थे, जो आपका क्या नहीं हो पाए, आपके लंबे समय तक आपका नहीं टिक पाए। भविष्य में पुरातात्विकविद इनकी खोज कर सकते हैं और कह रहे जो पुरातात्विकविद हैं, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, भविष्य में इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्राओं का विवरण से पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन जिन पतनों का वह गया, और उन सभी के बारे में उन्होंने लिखा है कि मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में बुरूज को ढूंढो। अब उसके द्वारा की गई चीजों का आपका वर्णन करो। अब हम बात कर रहे हैं सिक्के की। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी को तुम देखो कि वह आपके किस तरह के सिक्के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातात्विक को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे
सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। क्या गया है? जो आपका नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों का आकार बनाया गया, जिसका कारण था जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। देखिए, आप इनको देख सकते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आकार आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर धातु को चपेट गोलाकार में बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह छपे हुए थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक शताब्दी में आपका प्रचलित रहे। क्या रहे? ईसा की जो आरंभिक आपका शताब्दी थी, उस आरंभिक आपका शताब्दी में ये प्रचलित रहे। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ो। कह रहे जो आपका संगम साहित्य है और इस संगम साहित्य की छोटी सी कविता दी है, कह रहे इसको पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रात पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे ना छूट जाए, शहरों से नमक के सौदागर, यूं चलने जाने का सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी की चीजों से इनका विनिमय करते हैं और किस तरह से आपका यात्रा कर रहे हैं, ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी बच्चों। अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, यह है 2500 साल से भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें एक रास्ता उत्तर से पश्चिम की ओर तथा दूसरा दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। क्या था? ये जो आपका मथुरा था वो बेहतरीन आपका मूर्ति बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अध्याय आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या रहा है? कृष्ण मंदिर का जो भक्ति है उसका एक आपका महत्वपूर्ण जो आपका केंद्र है वो आपका यहाँ रहा है। क्या रहा है? आपका मथुरा। और देखिए, मथुरा में ऐसा नहीं कि आपके केवल श्री कृष्ण की भक्ति है, नहीं, जैन और बौद्धों के भी यहाँ बहुत बड़े आपको मंदिर जो हैं देखने के लिए मिलेंगे। आप इनको देख सकते हैं कि जैन और बौद्धों के मंदिर कितने विस्तृत रूप में यहाँ फैले हुए हैं। तो क्या था? एक धार्मिक केंद्र के रूप में उभर रहा था। और ध्यान रखेंगे कि आपका कुषाणों के शासन काल में ही क्या था, मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने के लिए भी आपका जाना जाता था। मथुरा में प्रसिद्ध खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहरों के राजा रानी अधिकारी व्यापार तथा शिल्प इस प्रकार दान करते थे कि उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनहरों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख है। कह रहे मथुरा में क्या मिले हैं? जो आपके सुनार हैं, लोहार हैं, बुनकर हैं, टोकरी वाले हैं, माला बनाने वाले हैं, इन सब का क्या मिला है? आपका उल्लेख मिला है। मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। कह रहे जो मथुरा के लोग हैं उनके व्यवसाय की एक सूची बनाओ। ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं थे, और हमको ऐसे व्यवसाय का नाम बताना है जो उस समय हड़प्पा में आपका वो व्यवसाय नहीं था। ठीक, क्लियर हुआ बच्चों? कि ऐसा एक हमको व्यवसाय बताना जो आपका हड़प्पा में नहीं था। अगर आप इसको देखें तो क्या सुनार थे हड़प्पा के अंतर्गत? अब मुझे बताइए।
क्या सुनार थे? चलिए थोड़ा देखते हैं। शिल्पकार एवं शिल्प। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? ये ज्यादातर उत्तरी महाद्वीप का जो भाग है उसमें आपका मिले हैं। ठीक। ध्यान रहे कि दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। उत्तर में क्या था? आपका वाराणसी, और दक्षिण में आपका मदुरै। ये क्या था? आपके कपड़ों के महत्वपूर्ण। आज भी देखिए बनारसी साड़ी, बनारसी सिल्क का बहुत बड़ा नाम है पूरे भारत में। उधर दक्षिण में आपका मदुराई की जो साड़ियां हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हैं। कैसी हैं? बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, और कह रहे कि यहाँ पर जो स्त्री और पुरुष थे वो आपका दोनों ही आपका काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। क्या बोलते थे? जितने आपके लोग थे ये सब क्या बनाने में लगे थे? आपका संघ बनाने में लगे थे। और इस संघ को ही हम लोग क्या बोल रहे थे? आपका श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारी श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। यहाँ लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे उसे लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटाया जाता था, या फिर मठ आदि संस्थान को दिया जाता था। कह रहे जो मठ हैं उन मठों को ये सारी चीजें आपका दी जाती थी। सूत कातने और पाप के बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया था। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देख रेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, पटसन के तैयार किए करने के लिए काम में आपके विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणों, वृद्धा वेश्याओं, राजाओं के अवकाश प्राप्ति, सदियों सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। किन्हें लगाते थे? अवकाश प्राप्त जो आपके देवदासी होते थे उनको आपका लगाया जाता है। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक आपका देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी वे अपनी दासियों को भोजन भेजकर आपका कच्चा माल मंगवा सकती थी, या फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। और वे औरतें जो कारखाने जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़काने ले जाना था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल की अच्छी तरह जांचने की रोशनी थी। अगर निरीक्षक और औरतों की तरफ देखता है या उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा, और इसके लिए अंगूठा भी काटा जा सकता था। यानी कि इस काम में जो आपकी सजा थी बहुत सख्त थी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने काम के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था। हर एक व्यक्ति को अपने काम की जो थी जिम्मेदारी आपका दी गई थी। इसमें क्लियर है? ये इतना आपको समझ आना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? इसमें क्या दिखाया गया है देख लिया इतना हमने। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकमेडु। अब देखिए अरिकमेडु जो है पांडुचेरी का, आपका पदुचेरी का पुराना नाम है। ठीक। तमिल साहित्यों में इसको क्या बोला गया है? अरिकामेडु कहा गया है। कहीं अरिकमेडु भी लिखा है। प्रश्न 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी को पढ़ो। लगभग 2200 से लेकर 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। क्या था? एक पोर्ट था।
यहाँ दूर दूर से आए जहाजों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एलोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही इसको एरेटाइन जैसी मोहर में लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं जिन्हें इटली के एक शहर के नाम एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसलिए मोहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी के दबाव बनाया जाता है। और कुछ ऐसे बर्तन भी हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे नहीं यही नहीं बन सके। यह रोम लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर के मनके बनाने से पर्याप्त असक्षम है। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन में कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल में थे, इसलिए आपका लिपि का प्रयोग है। इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि का अभिलेख कहा जाता है। देखिए इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिला है। किंतु ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन रोम में था किंतु वे यही नहीं थे। रोमन लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न में लिपे हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंडे मिले हैं जो आपका संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यह शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त सक्षम मिले हैं कि आप किस प्रकार से अर्ध बहुमूल्य जो पत्थर हैं हम उनको बना सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं। ये सब चीजें इसमें मिले हैं। चलिए बच्चों, चैप्टर जो है आपका समाप्त हो चुका है और समाप्ति की तरफ हम लोग बाद में बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी है, इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। मानचित्र 6 प्रश्न नंबर 67 पर रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासकों में अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर से बनाया है। अगस्टस ने उसके बाद शासकों के कई मंदिर और महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल बनवाए जिनके चारों तरफ दर्शकों को बैठने के लिए आपके सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्हें स्नानागार भी बनवाए जो स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलशाही सुहेतु के जरिए शहर में स्नान घरों, फव्वारों और गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक, फारसी भाषा में बाथरूम को बोलते हैं गुसल खाना। ठीक, ये ध्यान रखना। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें आपका बात करेंगे जो उसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनके विषय में, और फिल इन द ब्लैंक को हम लोग पहला आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स पढ़िए और मेरे को बताइए तमिल के बड़े भूस्वामी को डैश डैश कहते थे। तो चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। हमने इसके फिल इन द ब्लैंक्स को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो आपके प्रश्न उत्तर उनको करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।